हेलो स्टूडेंट, हम लोग इस चैनल पे 12th क्लास का चैप्टर नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं, विकिरण व द्रव्य की द्वैत प्रकृति। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा आ जाएगा डी ब्रोगली परिकल्पना। उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रकाश की द्वैत प्रकृति। हम लोग प्रकाश की द्वैत प्रकृति को यहाँ डिस्कस करेंगे। प्रकाश की द्वैत प्रकृति क्या है? हम कहते हैं कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, यानी प्रकाश क्या करता है? विवर्तन को भी दर्शाता है, ध्रुवण को भी दर्शाता है। जो विवर्तन और ध्रुवण है वो एक तरंगीय प्रघटना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव को भी दर्शाता है। हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि वो एक कणीय प्रघटना है। तो प्रकाश तरंगीय प्रघटनाओं को भी प्रदर्शित करता है और कणीय प्रघटनाओं को भी प्रदर्शित करता है। ये बताता है कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात प्रकाश कण व तरंग किसी भी रूप में व्यवहार करने में सक्षम है। इसी का उपयोग करते हुए डी ब्रोगली ने अपनी एक परिकल्पना प्रस्तुत की थी। अब डी ब्रोगली ने क्या परिकल्पना प्रस्तुत की थी, जरा वो देखिए। हम लोग पढ़ेंगे डी ब्रोगली परिकल्पना। डी ब्रोगली परिकल्पना का बेस क्या था? डी ब्रोगली परिकल्पना का बेस ये था कि जो प्रकृति के मूलभूत नियम हैं वो विकिरण और कण दोनों के लिए समान रूप से प्रभावी होते हैं। जैसे वो विकिरण के लिए प्रभावी होते हैं ऐसे ही कण के लिए प्रभावी होते हैं। प्रकाश यानी विकिरण, आपने कहा था कि भाई प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, यानी विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है। और जब विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है तो फिर कण की भी प्रकृति कैसी होनी चाहिए? द्वैत होनी चाहिए। मैंने सिंपल सा कंसेप्ट कह दिया कि जो प्रकृति के मूलभूत नियम है वो विकिरण और कण दोनों के लिए समान रूप से प्रभावी हैं। समान रूप से प्रभावी हैं तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है। जब विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है तो कण की भी द्वैत प्रकृति होनी ही चाहिए। और इसके बेस पे उन्होंने कह दिया कि प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से एक तरंग संबद्ध होती है। इस तरंग को उन्होंने नाम दिया था डी ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंग या प्रायिकता तरंग। सिंपल सा उन्होंने कह दिया कि भाई प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से एक तरंग संबद्ध होती है। इस तरंग को हम चाहे तो डी ब्रोगली तरंग कह सकते हैं, इस तरंग को हम चाहें तो द्रव्य तरंग कह सकते हैं, और इस तरंग को हम लोग चाहें तो प्रायिकता तरंग भी कह सकते हैं। रिपीट करता हूँ, क्या बोला कि प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से एक तरंग संबद्ध होती है। जो तरंग क्या कहलाती है? डी ब्रोगली तरंग कहलाती है। इसको आप चाहें तो द्रव्य तरंग भी कह सकते हैं और इसको आप लोग चाहें तो प्रायिकता तरंग भी कह सकते हैं। आप इनमें से कुछ भी यहाँ कह सकते हैं, तीनों में से जो भी आप उसको कहना चाहें। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा, इसके बाद हम जो डिस्कशन करेंगे, हमने कह दिया यदि सपोज करो कि भाई जो कण है उस कण का द्रव्यमान m है, उसका वेग v है, तो अगर मैं उसकी तरंग दैर्घ्य की बात करूं, यानी उससे संबद्ध द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य हो जाएगी h/mv। mv बेटा p के इक्वल होता है तो आप h/p भी कह सकते हैं। ठीक है, हम कहते हैं यदि गतिशील कण का द्रव्यमान m है, उसका वेग v है, तो गतिशील द्रव्य कण से संबद्ध द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य होती है लैम्डा इक्वल टू h/mv, या आप क्या कह सकते हैं? h/p। हम कहते हैं जो द्रव्य तरंगे हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती। एक क्वेश्चन आता है, क्या द्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं? हमारा आंसर होता है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो लैम्डा इक्वल टू h/mv आ रहा है या लैम्डा इक्वल टू h/p आ रहा है, यानी द्रव्य तरंगों के संबद्ध होने के लिए आवेश हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। जबकि अगर मैं आपसे विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करता हूं तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो केवल गतिशील आवेशित कणों से, और मैं भी त्वरित गतिशील आवेशित कणों से ही संबद्ध होती हैं।
यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबद्ध होने के लिए कण का आवेशित होना आवश्यक है, जबकि जो द्रव्य तरंग हैं वो आवेशित कण के साथ भी संबद्ध होती हैं, वो उदासीन कण के साथ भी संबद्ध होती हैं। यानी द्रव्य तरंगों के संबद्ध होने के लिए कण का आवेशित होना आवश्यक नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि द्रव्य तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती। ये तरंगें प्रायिकता तरंगें होती हैं जो किसी भी स्थान पर कण के मिलने की संभावना को बताती हैं। हम कहते हैं भैया जो द्रव्य तरंगें हैं वो प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से संबद्ध होती है। लेकिन जैसे मैं आपसे बात करूं कि भाई मेरे पास कोई बस है, बस का जो द्रव्यमान है मैं कहता हूं 500 kg है और वो 100 मीटर पर सेकंड, चलो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही, तो अगर मैं निकालना चाहूँ तो लैम्डा इक्वल टू एच, एच आप जानते हो बेटा प्लांक स्थिरांक होता है जो क्या होगा 6.62 गुणा 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड। तो यहाँ पर ये वैल्यू रख दी हमने एम, बस का द्रव्यमान हमने जैसे 500 kg देखा भैया और मैंने कहा इसकी चाल कितनी है 10 है, बाकी सबको हम भूल जाते हैं। लैम्डा आता है 6.62/5 इंटू 10⁻³ पहले था, 10⁻³ ये ऊपर हो गया, ऊपर जाएगा तो -3 और हो जाएगा तो 10⁻37। यानी अगर मैं इस बस से संबद्ध द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य की बात करूं तो किस कोटि की आ रही है, 10 की घात -37 मीटर की कोटि की आ रही है, यानी बहुत ही अल्प मान की आ रही है। ये इतना अल्पमान है कि हमारे मापन योग्य नहीं है। तो हम कहते हैं कि प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से द्रव्य तरंग तो संबद्ध होती है, लेकिन उसका मान बहुत ही कम होता है और मान बहुत कम होने के कारण वो मापन योग्य नहीं होती। लेकिन अगर मैं हल्के आवेशित कणों की बात करूं, जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करूं, मैं प्रोटॉन की बात करूं, मैं अल्फा कण की बात करूं, तो इनसे संबद्ध जो द्रव्य तरंग होती है उसकी तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है, और एंगस्ट्रॉम कोटि की है तो मापन योग्य है, उसको आप आसानी से आप क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो हम सिंपल सा कहते हैं बेटा कि जो हल्के आवेशित कण हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा कण है, इनसे संबद्ध द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है जो कि मापन योग्य होती है। अच्छा, एक संबंध हमने ये पढ़ा है, आपको याद हो, चलो मैं फिर भी थोड़ा सा आपको रिपीट करके बताता हूँ कि अगर आप किसी भी कण की गति ऊर्जा की बात करें तो फॉर्मूला 12mv² आप लोगों ने पढ़ा है। मैं यहाँ m से मल्टीप्लाई करता हूँ और m से ही डिवाइड करता हूँ, तो E इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा m²v²/2m। m²v² को आप p²/2m कह सकते हैं, और p²/2m से p इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, √2me। यानी अगर आपको किसी की गतिज ऊर्जा दे दी जाए तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा h/√2me। यानी गतिशील द्रव्य कण से संबद्ध द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला आप h/mv भी कह सकते हैं, आप h/p भी कह सकते हैं, और आप h/√2me भी कह सकते हैं। अगर मैं गतिशील आवेशित कण के लिए बात करता हूँ, भाई मेरे पास कोई गतिशील आवेशित कण है, उससे संबद्ध द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या होगी, तो बेटा गतिशील आवेशित कण की ऊर्जा का फॉर्मूला होता है Q × V। Q होता है आवेश और V होता है विभवांतर या आरोपित वोल्टता। तो यानी फॉर्मूला क्या होता है, Q × V। और उस Q × V को मैं यहाँ रख देता हूँ, जो हमने निकाला है यहाँ पर जरा मैं Q × V को रख देता हूँ, और Q × V को जब आप रखेंगे तो आएगा 2mQ × V। तो देखो बेटा मैंने सारे फॉर्मूले आपके सामने यहाँ लिख दिए हैं। लैम्डा इक्वल टू h/mv भी कह सकते हैं आप, mv आप लोग जानते हैं p के इक्वल होता है, तो h/p कह सकते हैं आप। अगर गतिज ऊर्जा E हो तो p √2me के इक्वल होता है, तो h/√2me कह सकते हैं आप। अगर हम गतिशील आवेशित कण के लिए बात करें तो गतिशील आवेशित कण की ऊर्जा qv होती है, तो आप कह सकते हैं √2mqv। ओके बेटा, तो ये हमने डी ब्रोगली परिकल्पना थी, जैसे हमने ये निकाल दिया कि प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से एक तरंग संबद्ध होती है। अब हम कुछ 2-4 आवेशित कणों से संबद्ध द्रव्य तरंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे पास आ जाते हैं। जैसे मैं सबसे पहले बात करूंगा इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी जो गतिशील इलेक्ट्रॉन होगा उससे संबद्ध द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन के लिए।
आपने फॉर्मूला पढ़ा था लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन √2m³। अब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो भैया इलेक्ट्रॉन पर आवेश को ई से लिख देते हैं और इसका द्रव्यमान मैंने कह दिया ma। तो लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा √2me e इंटू वी। अच्छा, और इसको सॉल्व करते हैं। h क्या है 6.62 इंटू 10⁻³ अपॉन 2। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 और v मैंने एज इट इज लिख दिया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा बेटा 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। सारे बच्चे अच्छी तरह से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे लिए हो जाता है। गतिशील इलेक्ट्रॉन से संबद्ध द्रव तरंग की तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला होता है 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। ये तो किया हमने इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर सपोज करूँ आपसे कहा जाता नहीं आप इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, आप इसको प्रोटॉन के लिए निकाल के बताओ कि प्रोटॉन के लिए इसका मान क्या होगा। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, अभी हम निकालेंगे प्रोटॉन के लिए। तो H अपॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का आवेश इंटू वी। भाई बाकी तो सारा कुछ सेम रहेगा, यहाँ द्रव्यमान और आवेश की बात करनी है। तो mp हो जाएगा प्रोटॉन का द्रव्यमान, qp हो जाएगा प्रोटॉन का आवेश। तो लैम्डा इक्वल टू 6.62 गुणा 10⁻34 अपॉन 2। प्रोटॉन का द्रव्यमान आप जानते हैं 1.67 गुणा 10⁻27 होता है। प्रोटॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10⁻19 होता है v। इसको मैंने अंडर रूट कर। आज जब इसको सॉल्व करते हैं तो लैम्डा आता है 0.286 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। तो हमने जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए देखा तो 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम आ गया। और हमने प्रोटॉन के लिए बात की तो प्रोटॉन के लिए कितना आ गया 0.286 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। ऐसे ही मैं ड्यूट्रॉन के लिए बात करूं, ड्यूट्रॉन तो जानते होंगे ना आप लोग। अगर मैं ड्यूट्रॉन के लिए बात करता हूं ड्यूट्रॉन के लिए बात करेंगे तो आएगा H अपॉन 2 मास ऑफ ड्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन इंटू वी। ऐसे ड्यूट्रॉन आप जानते हैं 1s2, यानी इसका अगर मैं बात करूं आवेश तो इस पर आवेश प्रोटॉन पर आवेश के समान होता है। और अगर मैं इसके द्रव्यमान की बात करूं तो इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना होता है। ठीक है बेटा, तो आवेश हो गया प्रोटॉन के आवेश के समान, द्रव्यमान हो गया प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना। तो देखते हैं देखो 6.62 10⁻34 2। द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना है 1.6721 10⁻27। आवेश प्रोटॉन के आवेश के समान 1.62 10⁻19 v। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.202 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। ऐसे ही बेटा हम एल्फा कण के लिए बात करें, एल्फा कण होता है 2He4। अगर मैं एल्फा कण के द्रव्यमान की बात करूं तो इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। एल्फा कण के आवेश की बात करूं तो इस पर आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पुटअप करते हैं तो हमारे पास आता है 0.101 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। हालांकि ये सारे फार्मूलाज मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फार्मूला आपके लिए है वो इम्पोर्टेंट फार्मूला आपके लिए हो जाता है गतिशील इलेक्ट्रॉन से संबद्ध द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य, और वो कितना होता है 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। तो यूजुअली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन कहते हैं कि भाई हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हमने 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया है। किसी इलेक्ट्रॉन को हमने 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया है, तो उस इलेक्ट्रॉन से संबद्ध द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य बताई। तो देखिए बेटा, आपने अभी भी फॉर्मूला पढ़ा था कि लैम्डा होता है 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के लिए अभी अभी आपने कहा भाई v कितना हो गया 100 वोल्ट हो गया, रख दीजिए यहाँ पर 12.27 अपॉन √100
एंगस्ट्रॉम। इसको हम सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 100 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। 12.27 अपॉन 10 एंगस्ट्रॉम, इट मीन 1.227 एंगस्ट्रॉम। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इजीली करने वाला भी है। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है यूजुअली यही पूछा जाता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हालांकि हम और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे आपसे कह सकता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान वेग से जा रहे हैं तो उनसे संबद्ध द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य बताइए, या और कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल और सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है क्या हो। जैसे मैं क्वेश्चन कहूँ आपसे कि भाई दो कण हैं जिनके द्रव्यमान m1 व m2 हैं, तो नहीं अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन पी कह सकते हैं, h अपॉन एम वी कह सकते हैं, h अपॉन अंडर रूट 2m कह सकते हैं, h अपॉन 2m QV भी कह सकते हैं। अब जैसी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ, दो कण जिनके द्रव्यमान m1 व m2 हैं समान गतिज ऊर्जा से गतिशील हैं, तो इनसे संबद्ध द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य बताइए। तरंग दैर्ध्य का अनुपात बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दो कण जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है समान गतिज ऊर्जा से गतिशील हैं, तो इनसे संबद्ध द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य का अनुपात बताइए। आपको बताना है इनसे संबद्ध द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि इन सब में से कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना चाहिए। तो h अपॉन पी दे रखा है यानी संवेग दे रखा है, h अपॉन एम वी दे रखा है द्रव्यमान और वेग दे रखा है, h अपॉन अंडर रूट 2m दे रखा है द्रव्यमान और गतिज ऊर्जा दे रखी है, h अपॉन अंडर रूट 2m QV दे रखे हैं द्रव्यमान आवेश और विभवांतर दे रखा है। तो जैसी इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी होगी वैसे ही हम फॉर्मूला यूज करेंगे। हमसे कहा गया है दोनों समान गतिज ऊर्जा से गतिशील हैं, तो मुझे एक ऐसा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना होगा जिसमें गतिज ऊर्जा आती हो। गतिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला कौन सा है, h अपॉन अंडर रूट 2m, यानी मुझे ये यूज करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं, जरा देखो सॉल्यूशन देखिए। हम लिखेंगे लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, भाई ये तो पूछा है। अच्छा तो देखो h तो प्लांक किस तरह के, कोई मतलब ही नहीं चेंज होने का। 2 एक का द्रव्यमान m1 और उसकी गति ऊर्जा कितनी दी है, E दी है, अंडर रूट अपॉन h अपॉन 2 द्रव्यमान m2 गति ऊर्जा E। अब देखो h से h गया, 2 से 2 गया, E से E गया, तो आ गया लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 बराबर m2 अपॉन m1 अंडर रूट। अब आपको इसमें थोड़ा चेंज कर सकता है, वो कह सकता है भाई एक का द्रव्यमान m है और एक का द्रव्यमान 4m है, यानी m1 को तो वो m दे देगा, m2 को 4m दे देगा। अब जैसे m और 4m देगा तो आपको m2 की वैल्यू 4m पुटअप करनी है, ये m पुटअप करनी है, m से m कैंसिल कर देंगे, अंडर रूट 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा आपके पास, 2:1 आ जाएगा। इसको वो चेंज कर सकता है। अगर वो क्या करता, ऐसा कहता कि भाई दो कण हैं जिनके द्रव्यमान m1 व m2 हैं समान वेग से गतिशील हैं, तो फिर हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ता, ठीक है। अगर वो कहता दो कण हैं जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है समान समवेग से गतिशील हैं, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ता। तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसमें चेंज लाते जाएंगे।
जैसा क्वेश्चन आपको दिया है वैसा ही आप फॉर्मूला सेटअप करेंगे और आपके सेटअप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो याद रखें, जैसा क्वेश्चन वैसा फॉर्मूला और जैसा फॉर्मूला वैसा आंसर। जैसे मैं इसी क्वेश्चन में कहता अगर m1 व m2 समान वेग से गतिशील है, समान वेग से गतिशील होती तो फॉर्मूला क्या आता, λ1 अपॉन λ2 इजकल टू h अपॉन m1v अपॉन h अपॉन m2v। h से h गया, v से v गया, तो आप कहते λ1 अपॉन λ2 इजकल टू हो जाता m2 अपॉन m1। आप कहते समान समवेग से गतिशील है तो यानी p1 इजकल टू p2 इजकल टू p हो जाता, तब तो क्या आता λ1 भी h अपॉन p आता और λ2 भी h अपॉन p आता। तो भैया h अपॉन p से h अपॉन p कैंसिल हो जाता, λ1 अपॉन λ2 यानी 1 आ जाता, तो आंसर हमारा 1:1 हो जाता। तो देखो मैंने केवल क्या किया, क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा थोड़ा चेंज किया है और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज करता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप देख सकते हैं हमारा आंसर भी चेंज होता जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज आपको दी गई है उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपने आंसर को चेंज करते जाएंगे। अब इससे जो क्वेश्चन बन सकते थे, एक तो विभवांतर वाला बन सकता था, वो मैंने आपको करा दिया। दूसरा गति ऊर्जा से संबंधित दे सकता है, वो मैंने आपको करा दिया। तीसरा वेग से संबंधित दे सकता है, वो मैंने आपको करा दिया। एक संवेग से संबंधित दे सकता है, वो मैंने आपको करा दिया। विभवांतर वाला तो मैं आपको ऑलरेडी करा ही चुका हूँ। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है और लैंग्वेज के बेसिस पर अपना आंसर बताना है, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक मैं आपको कराऊंगा वो मैं आपको कराता हूँ हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ये दोनों होने के बाद इस चैप्टर में केवल और केवल एक टॉपिक बच जाएगा, डेविसन जर्मर प्रयोग। उसको भी करा के इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और अब जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। समझिए कौन सा टॉपिक करेंगे, देखो हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था, हाइजेनबर्ग ने कहा था कि किसी कण की स्थिति व संवेग का एक साथ एक ही दिशा में यथार्थ मापन किया जाना संभव नहीं। यानी एक ही समय पर एक ही दिशा में किसी कण की स्थिति व संवेग का यथार्थ मापन किया जाना संभव नहीं। यानी आप संवेग और स्थिति को एकदम सही एग्जैक्ट एक ही दिशा में नहीं माप सकते। हम कहते हैं अगर आप संवेग का सही मापन कर लेंगे तो आप स्थिति का नहीं कर पाएंगे, स्थिति का सही मापन कर लेंगे तो आप संवेग का नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा इनकी मापन में जो अनिश्चितताओं का गुणनफल होता है, यानी जैसे स्थिति में अनिश्चितता होगी डेल्टा एक्स, संवेग में अनिश्चितता होगी डेल्टा पी, वो या तो ज़्यादा होता है या बराबर होता है h अपॉन 4 पाई। तो सिंपल सा कह दिया, एक ही समय पर एक ही दिशा में किसी कण की स्थिति व संवेग का यथार्थ मापन किया जाना संभव नहीं है। एक साथ एक ही समय पर एक ही दिशा में किसी कण की स्थिति व संवेग का यथार्थ मापन किया जाना संभव नहीं है। इनकी मापन में जो अनिश्चितताओं का गुणनफल होता है वो होता है या तो h अपॉन 4 पाई होता है या उससे ज़्यादा होता है। अब अगर आप यहाँ पर बात करें तो आज सबने पढ़ा है बेटा, संवेग इक्वल टू होता है m इंटू वी, यानी संवेग इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो अगर आप वास्तविकता में बात करें तो भाई देखो द्रव्यमान के मापन में तो कोई अनिश्चितता होगी नहीं, मापन अनिश्चितता किसके होगी, v यानी वेग के मापन में। तो इसको मैं चाहूँ तो ये भी कह सकता हूँ डेल्टा p इक्वल टू हो जाएगा m डेल्टा वी। यानी अगर मैं डेल्टा p की बात करना चाहूँ तो डेल्टा p को आप लोग कह सकते हैं m डेल्टा v भी लिख सकते हैं। तो यानी इसको आप चाहें तो ये लिख सकते हैं डेल्टा x डॉट m डेल्टा v, या तो ज़्यादा होगा या बराबर होगा 4 पाई के, या इसको आप ये भी कह सकते हैं डेल्टा x इंटू डेल्टा वी, या तो ज़्यादा होगा या बराबर होगा 4 पाई m के, एंड डेल्टा x इंटू डेल्टा वी इज मोर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। ओके बेटा, तो देखो सिंपल सा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता के सिद्धांत का स्टेटमेंट है वो सिंपल सा डेल्टा x इंटू डेल्टा पी
एच ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अगर हम इसको इलेबोरेट करके थोड़ा सा लिख देते हैं तो डेल्टा पी को आप एम डेल्टा वी भी कह सकते हैं। जब आप एम डेल्टा वी कह देंगे तो उस कंडीशन आप लिखेंगे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एच ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन 4 पाई एम। अब आप बोलो नहीं सर हमने तो संवेग का एकदम यथार्थ मापन कर लिया, संवेग का यथार्थ मापन कर लिया तो डेल्टा पी आपका 0 हो जाएगा। डेल्टा पी 0 होगा तो डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई डेल्टा पी 0 करेंगे तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। आप जानते हैं 1/0 इन्फिनिटी होता है। आप बोलो नहीं सर हमने तो स्थिति का यथार्थ मापन किया, डेल्टा एक्स हमने 0 कर दिया। भाई यथार्थ मापन कर दिया तो अनिश्चितता यानी 0 हो जाएगी अनिश्चितता। तो आप लिखेंगे डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स, इसको 0 रखेंगे तो 1/0 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। यानी अगर आपने संवेग का यथार्थ मापन कर लिया तो स्थिति के मापन में अनिश्चितता अनंत हो जाएगी, और अगर आपने स्थिति का यथार्थ मापन कर लिया तो संवेग के मापन में जो अनिश्चितता है वो अनंत हो जाएगी। हम कहते हैं बेटा जो अनिश्चितता का सिद्धांत है ना वो केवल इनके लिए ही नहीं अन्य संयुग्मी राशियों के लिए भी मान्य होता है। जैसे हम कहेंगे ऊर्जा और समय अंतराल, तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा पी एच ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाता है एच अपॉन 4 पाई। तो बेटा आज के वीडियो हमने 2 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, एक डी ब्रॉगली परिकल्पना और दूसरा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अब जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा उस वीडियो में मैं आप लोगों को डेविसन व जर्मर प्रयोग के बारे में बताऊंगा और इस चैप्टर का एंड हो जाएगा। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को करूँगा। सो बेटा आज का वीडियो यहीं क्लोज करते हैं, बाय।